कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं संतोष साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा 40 रुपीज़ के सुपर चैट के लिए। एक और बात मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे स्वॉलो स्टार की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाला है। मतलब कि आप लोग इस फाइट को बिना स्किप किए देखोगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो सेक्टर 20 मोरोशा को अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर छोड़ देता है, और उसके बाद जो लू फैंग होता है वो टिल्टेड पीक सेक्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब आगे जब लू फैंग टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर आया था तो उसके पास दो रास्ते थे। एक जो रास्ता था वो थोड़ा सा लॉन्ग कट था, जहाँ से लू फैंग को लगभग सेक्टर 20 वाली लोकेशन के ऊपर पहुँचने के लिए 1 महीने का टाइम लगने वाला था। एंड इसके अलावा एक और दूसरा रास्ता था, और ये जो दूसरा रास्ता था इसके ऊपर लू फैंग पहले भी 2 बार जा चुका था। ये वाला जो रास्ता है ये स्पेस ऑफ विंग से होते हुए जाता था। आप लोगों को याद होगा स्पेस ऑफ विंग वही जगह है जहाँ पे लू फैंग को अपनी शिव विंग का ओरिजिन मिला था। एंड क्योंकि लू फैंग इस जगह को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था और वो इस जगह से काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल चुका था, तो वो इसी रास्ते को चूज़ करता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। और साथ ही एक शॉर्टकट भी था। वही लू फैंग अपने स्टार टावर के साथ ऑलरेडी उस प्लेस के अंदर, मतलब वो जो स्पेस ऑफ विंग्स था उस जगह पे पहुंच चुका था। उस जगह पे पहुंचने के बाद लू फैंग सोचता है कि लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आया था तो उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, जो उसको शिवो विंग्स का ओरिजिन यहाँ पे मिला। उसे काफ़ी तगड़ा एनकाउंटर मिला था। और आप लोगों को एक और चीज़ याद होगी कि इसी से थोड़ा सा और आगे जब लू फैंग गया था तो लू फैंग को जियो फैंजी का इनहेरिटेंस भी मिला था। बट अपने आप से बात करते हुए लू फैंग कहता है कि बार बार ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। उस दिन शायद से लू फैंग की किस्मत ही काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा लू फैंग अपने स्टार टावर के ऊपर ध्यान दे रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगहों पे था। गाइस लू फैंग भले कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इवन लू फैंग जैसे लोग भी जाने से डरते हैं, जैसे कि 3 एक्सट्रीम एबल्स और आइस विंड डेविल केव। ये ऐसी जगह है जहाँ पे इवन लू फैंग भी नहीं जाना चाहेगा। ऐसी बात नहीं है कि लू फैंग यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे अगर लू फैंग गलती से भी फंस जाता है तो उसे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और वो ज़िंदा बचेगा या नहीं जिंदा बचेगा ये तो उसे वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लू फैंग ये सारी बकचोदी अभी नहीं करना चाहता था। अगर गलती से लू फैंग इसमें से किसी लोकेशन के ऊपर पहुँच भी जाता है तो अगर लू फैंग अपनी जान नहीं बचा पाता तो उसके बाद भी लू फैंग जिंदा ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा लू फैंग ने अपनी जिंदा रहने की सारी यहाँ पे तैयारियां जो है वो ऑलरेडी करके रखी है। लू फैंग ऑलरेडी अपना एक ड्रॉप ऑफ ओरिजिन क्रिएट कर चुका है, जिसके अंदर लू फैंग का पूरा लाइफ स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू अगर लू फैंग एक बार मर भी जाता है तो वापस से रिबर्थ हो सकता है। लेकिन लू फैंग को जिंदा या फिर मरने की इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। लू फैंग को टेंशन थी कि अगर ऐसी किसी जगह पे लू फैंग खो जाता है और गलती से अगर वो मर भी जाता है तो वो रिबर्थ हो सकता है। लेकिन उसके जो ट्रेजर्स है, जैसे कि उसकी शिवू विंग्स, उसका स्टार टावर जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, ये सारे ट्रेजर्स वो मे भी खो सकता है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न था कि लू फैंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, और ना ही वहाँ पे जाने का कोई भी रिस्क उठाना चाहता था। लू फैंग सेफ लोकेशन को ढूंढते हुए अपने स्पेसशिप को टेलीपोर्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फैंग होता है वो 10,000 वेव वाटर रीजन के अंदर आ जाता है। ये जो 10,000 वेव वाटर रीजन है ये वही रीजन है जहाँ पे जेनजिया एम्परर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड रहते हैं, जो कि ऑलरेडी सेक्टर 20 को ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे तो यूनिवर्स के अंदर बाकी लोग जो है वो लोग नहीं जानते कि जेनजिया एम्पर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड आखिर रहते कहाँ है। लेकिन लू फैंग जब थोड़ा बहुत भटक रहा था और थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था तो उसे कोइंसिडेंटली इन लोगों की रहने की जगह पता चल गई थी। एंड ये लोग जो थे वो टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर ही रहते थे, सेक्टर 20 के काफ़ी ज़्यादा करीब। लू फैंग जब इन लोगों की लोकेशन से गुजर रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसको मन करता है कि वो अभी वहाँ पे जाके इन दोनों को ख़त्म करके आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से यू जैक्स डोजो जो है वो मारे गए थे। बट दैन लू फैंग सोचता है अगर वो उन लोगों के साथ फाइट करेगा, और हो सकता है अगर गलती से भी उन लोगों ने ये जो न्यूज़ है लू फैंग की यहाँ पे आने की अगर ये सेक्टर 20 नेस्ट तक पहुँचा दी तो वो सब लोग पहले ही चौकन्ना हो जाएंगे और लू फैंग का प्लान फेल हो सकता है ऐसे केस के अंदर। इसलिए लू फैंग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि एक बार वो इन सेक्टर 20 से निपट ले, इसके बाद ये इन दोनों को भी ख़त्म कर देगा। एट द एंड ये जो सेक्टर 20 का चैप्टर है वो इन दोनों को ही मार के ख़त्म करेगा। इसी के बाद लू फैंग 10,000 वाटर वेव रीजन को क्रॉस करने लग जाता है। वहाँ पे लू फैंग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए आगे चले जाता है। जब वो 10,000 वाटर वेव रीजन को क्रॉस कर लेता है उसके बाद लू फैंग के सामने एक एक्सट्रीम डार्कनेस रीजन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, जो कि पूरी तरीके से डार्क था।
ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर भी यहाँ पे गुम हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये कुछ ऐसी जगह है पूरे के पूरे ओरिजिनल ओशन के अंदर, इवन जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आज तक कभी भी नहीं गए, जिसकी वजह से लोगों को अगर यहाँ पे गलती से भी एंटर हो जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, और यहाँ से वो बाकी लोगों को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह इतनी दूर है और इस जगह पे जो चॉस फोर्स है वो इतना ज़्यादा भयानक है कि आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं एक तरीके से। लेकिन जो लो फेंग था उसके पास मोरूशा था, और वो मोरूशा क्योंकि लो फेंग का सोल स्लेव था, इसलिए जो मोरूशा था वो अभी भी लो फेंग को कांटेक्ट कर सकता था। भले इन लोगों के बीच का कनेक्शन भी थोड़ा सा वीक हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी मोरूशा जानता था कि लो फेंग इस वक्त कहाँ पे है। एंड इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट में भी आ रहा होगा कि जो मोरूशा है वो बाकी के सेक्टर 20 के लोकेशंस को कैसे पता कर पाता था, इवन वो ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर रहता था, प्राइमल यूनिवर्स वगैरह में होके भी। तो गाइस ये जो सेक्टर 20 होता है ये लोग एक तरीके से एक दूसरे की लोकेशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं, ये लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि एट द एंड लोगों का फेथ यही होता है। ये जो सेक्टर 20 है ये कभी भी एक सेक्टर 20 दूसरे सेक्टर 20 से कभी नहीं छुप सकता। यहाँ पे जितने भी सेक्टर 20 है उन सभी लोगों को एक दूसरे की लोकेशन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। एंड एट द एंड ये इन लोगों का फेथ होता है कि उन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए ही मरना पड़ता है। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न था कि जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो इस वक्त लो फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर होने के बाद भी वो यहाँ पे लो फेंग को सब कुछ गाइड कर सकता था। और गाइस एक सेक्टर 20 कभी भी इस ओरिजिनल यूनिवर्स या फिर बाहर कभी भी घूम नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा से दूसरे सेक्टर 20 की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। उनके दिमाग के अंदर एक गूगल मैप ऑलरेडी फिक्स्ड फिट होता है इन बॉर्न, पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाए एट द एंड वो एक दूसरे को ढूंढते हुए वापस आ सकता है। सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर जाने से पहले सबसे पहले मोरूशा को कांटेक्ट करता है और उससे वो वहाँ का मैप मंगवाता है। एक्चुअल में जो मोरूशा था वो ऑलरेडी लो फेंग के लिए एक मैप प्रिपेयर करके चुका था, वो लो फेंग को वर्चुअली वो मैप सेंड करता है। जब लो फेंग इस मैप को ओपन करके देखता है तो मोरूशा कहता है कि मास्टर मैंने इस मैप के अंदर सारे के सारे सेक्टर 20 की लोकेशन मैप कर दी है, लेकिन जो सेक्टर 20 थोड़े से ज़्यादा दूर है उन लोगों की जो लोकेशन है वो मैंने रैंडमली मार्क करके रखी है, क्योंकि मैं उन लोगों की अप्रॉक्स लोकेशन को मार्क नहीं कर सकता। वही वो जो मैप था उस मैप के अंदर हम लोग को बहुत बड़ा एक गोल आकार का प्लैनेट टाइप में एक स्पीयर देखने के लिए मिल सकता था। सेक्टर 20 मोरूशा कहता है कि एक्चुअल में जो पूरा का पूरा सेक्टर 20 नेस्ट है वो एक स्पीयर के शेप के अंदर है, और जो स्पीयर है और उसके अंदर जितने भी जो बड़े बड़े होल्स है वो एक्चुअल में सेक्टर 20 है। एंड वो जो स्पीयर था उस स्पीयर के ऊपर हम लोगों को काउंटलेस ऐसे स्पॉट देखने के लिए मिल सकते थे। मोरूशा कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर 20 की लोकेशन के बारे में जानना हो तो मैं आपको एक अप्रॉक्स लोकेशन दे सकता हूँ जहाँ पे जाके आप उस सेक्टर 20 को ढूंढ सकते हो। एंड इस मैप के अलावा आप बाकी के पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, उन सारी चीज़ों को भी आप देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आप एक्चुअल में कौन सी जगह पे हो। एक्चुअल में जो लो फेंग और मोरूशा था, भले ही जो मोरूशा था वो लो फेंग का सोल स्लेव था, लेकिन इन लोगों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, और क्योंकि जो सेक्टर 20 होता है वो गोल्डी पावर्स के टोटली अपोजिट पावर्स होती है, तो इसलिए ये एक रीज़न था कि जो सेक्टर 20 था वो एक तरीके से लो फेंग की एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पता कर सकता था। वो ये नहीं पता लग कर सकता था कि लो फेंग कहाँ पे है, तो इसलिए वो लो फेंग से कहता है कि लो फेंग जहाँ पे भी आगे बढ़े तो वो लो फेंग को जो आसपास के जो माउंटेन्स वगैरह या फिर जो रिवर वैलीज़ वगैरह उनके थ्रू वो इंडिकेट करता रहेगा कि उसे कहाँ से कहाँ पे जाना है। इसके अलावा मोरूशा कहता है कि वो जो सेक्टर 20 नेस्ट है उसके अंदर इस वक्त कुल मिला के 9.2 मिलियन सेक्टर 20 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर जाते हो तो इस चीज़ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो आपकी लोकेशन है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाए। जो सेक्टर 20 है लो फेंग की जो पावर है वो टोटली अपोजिट है, वो गोल्डी पावर्स का इस्तेमाल करता है, और जैसे ही लो फेंग आसपास टेलीपोर्ट करेगा तो उसकी टेलीपोर्टेशन रिपल्स के कारण ही जो सेक्टर 20 है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो लो फेंग जो है वो काफ़ी आसानी से एक्सपोज हो सकता है। वो फेंग कुछ टाइम सोचता है और फिर मोरूशा से कहता है कि तुम मुझे सेफ रास्ता गाइड करते रहना और मुझे सेक्टर 20 से स्टार्टिंग में दूरी रखना। एंड इसके अलावा जितने भी सेक्टर 20 है उस नेस्ट के अंदर वो जब जब अपनी लोकेशन चेंज करेंगे तो मैप के अंदर भी उन लोगों की लोकेशंस को अपडेट करते रहना। कुछ ही टाइम के अंदर जो लो फेंग होता है वो सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, और जैसे ही लो फेंग यहाँ पे एंटर करता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसे इतना ज़्यादा शांति फील हो रही थी यहाँ पे कि जो शांति थी ये उसके सर को खाए जा रही थी। एंड इस जगह पे आने के बाद लो फेंग को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में वो कहाँ से आया था और उसे कहाँ पे जाना है। लो फेंग अपने आप से मन ही मन कहता है
कि आई होप कि मेरी वो जो इनविजिबल और फॉर्मलेस वाली स्किल है वो यहाँ पे काम आ जाए। गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब लू फेंग एक ट्रू गॉड बना था उसके पास एक नई स्किल आई थी जो कि इनविजिबल और फॉर्मलेस थी, जिसके अंदर लू फेंग किसी भी लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता था। इवन जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी रूप ले सकता है, और साथ ही साथ लू फेंग उनकी जैसी सेम एनर्जी या फिर उनके जैसा सेम ऑरा भी पोजेस कर सकता है। जैसे कि जो लू फेंग है अगर वो प्राइमल चॉ सिटी लीडर का रूप ले लेता है तो वो बिल्कुल उनके जैसा ऑरा रिलीज कर सकता है। इसी तरीके से अगर वो किसी पत्थर का रूप लेता है तो वो एक पत्थर जैसा ऑरा रिलीज कर सकता है। मतलब कोई भी उसे देख के ये बता ही नहीं सकता कि वो एक सच्ची में पत्थर है कि वो उलूप। वही हम लोगों को एक फ्लोटिंग स्टोन देखने के लिए मिल सकता था। ये जो फ्लोटिंग स्टोन था ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लैंड ऑफ डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये कई बार रास्ते में टेलीपोर्ट हो जाता था तो कई बार जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टोन की तरफ फ्लोट करता रहता था। एंड गाइज ये जो स्टोन था ये और कोई नहीं, ये लू फेंग ही था। एंड क्योंकि गाइज जो लू फेंग है वो ऑलरेडी एक ट्रू गॉड बन चुका है तो नॉर्मल सेक्टर 20 के कंपैरिजन के अंदर जो लू फेंग का टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए लू फेंग काफ़ी ज़्यादा दूर तक प्रेडिक्ट कर पा रहा था, और जहाँ जहाँ लू फेंग को रास्ता खाली मिलता था लू फेंग जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देता था। वही जब लू फेंग आगे बढ़ रहा था तो एकदम से उसे कुछ फील होता और वो वहीं पे रुक जाता है। उसके पीछे एक्चुअल में एक सेक्टर 20 था। जो सेक्टर 20 था ये अचानक से एक रेपल को फील करता है, और उस रेपल को फील करते हुए वो पीछे देखता है। वो पीछे देखता है तो उसे एक पत्थर देखने के लिए मिलता है। उस पत्थर को देखते हुए वो कहता है कि ये पत्थर यहाँ पे क्या कर रहा है, अचानक से यहाँ पे ये पत्थर कहाँ से आ गया करके। क्या ये पत्थर किसी चट्टान का है जो कि उन बेवकूफ़ सेक्टर 20 के फाइट करने पे टूटते हुए यहाँ पे आ गई हो। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वो जो सेक्टर 20 होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, और वो डायरेक्टली उस बड़े से रॉक के ऊपर कूद जाता है। और जैसे ही वो उस रॉक के ऊपर कूदता है वो जो रॉक होता है वो तुरंत काफ़ी सारे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। उस पत्थर को तोड़ने के बाद वो जो सेक्टर 20 होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो सेक्टर 20 वहाँ से चला जाता है वो जो रॉक के अलग अलग टुकड़े थे वो वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाता है। मतलब वो वापस से एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं और वो पहले वाला शेप ले लेता है। भले इसका इस बार का जो शेप था वो पहले से हल्का सा अलग था, बट ये फिर भी एक पत्थर का ही शेप था। कुछ इसी तरीके से जो लू फेंग था उसे रास्ते में कुल मिला के 3 सेक्टर 20 मिले थे, और उन 3 सेक्टर 20 से भी लू फेंग ने कुछ इसी तरीके से डील किया था। जिसके बाद लू फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फाइनली एक चट्टान के पास पहुंचता है। जिसके बाद वो जो माउंटेन होता है उस माउंटेन के ऊपर जाने के बाद लू फेंग वापस से अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। लू फेंग एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि ये जो सेक्टर 20 होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चालू किस्म के प्राणी है। तो लू फेंग जानता था कि अगर उसका सामना एक सेक्टर 20 से भी हो जाता है तो जो सेक्टर 20 है वो तुरंत इस न्यूज़ को सारे के सारे सेक्टर 20 के साथ शेयर कर देगा कि बाहर से कोई ग्रेट बिंग इनके सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर घुस आया है। जिसके बाद जो लू फेंग है वो भले उस सेक्टर 20 को तो मार देगा, लेकिन एक ही सेक्टर 20 को मारने के बाद बाकी सारे सेक्टर 20 को लू फेंग की लोकेशन का पता चल जाएगा। जिसके बाद लू फेंग एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए लू फेंग सोचता है कि अगर उसके पास अगर एक ही सेक्टर 20 को मारने का मौका है तो वो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 है वो उसी को चूज़ करेगा। तो कुछ ही टाइम लू फेंग सोचता है, और कुछ टाइम के बाद वो सोचता है कि उसका जो टारगेट होगा वो बड़ी होगा, क्योंकि अगर उसे मौका एक ही सेक्टर 20 को मारने के लिए मिलने वाला है तो वो डेफिनेटली बड़ी को एलिमिनेट करना चाहेगा, जिसके थ्रू वो जो ये जो फाइनल किंग प्रोसेस है इसको थोड़ा बहुत स्लो कर सके। इस वक्त हम लोगों को लू फेंग की आंखों के अंदर एक स्पार्कल देखने के लिए मिल सकता था, और ये बड़ी के कारण था। जो लू फेंग के पास मैप था जो कि सेक्टर 20 मोर्शा उसे प्रोवाइड कर रहा था, उस मैप के अंदर मोर्शा ऑलरेडी टॉप 100 मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 को मार्क कर चुका था, और उसके अंदर टॉप पे जो था वो और कोई नहीं, वो बड़ी था। लू फेंग अपने फर्स्ट प्लान को फॉलो करते हुए बड़ी की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वही लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर हम लोगों को 2 सेक्टर 20 देखने के लिए मिल सकते थे जो कि एक दूसरे के साथ पागल कुत्तों की तरह लड़ाई कर रहे थे। इनमें से एक पैनिकल लेवल 4 का सेक्टर 20 था जो कि और कोई नहीं बड़ी था, और उसके अलावा हम लोग को एक दूसरा सेक्टर 20 देखने के लिए मिल सकता था जो कि लेवल 3 का था, और जो बड़ी था वो उस लेवल 3 के सेक्टर 20 के ऊपर अटैक करने वाला था, और वो सेक्टर 20 अपनी जान बचा के भाग रहा था। इस वक्त वो जो सेक्टर 20 था वो बस एक ही चीज़ को कह रहा था कि बड़ी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम ऑलरेडी पैनिकल लेवल 4 के ऊपर है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर 20 है जो कि ऑलरेडी लेवल 4 के ऊपर है, तुम उनसे जाके क्यों नहीं फाइट करते, जैसे कि क्यूया और मूही, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए, तुम मेरे पीछे मुझे चेस करने में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो करके। बड़ी कहता है कि पहले तेरा चिकन डिनर कर लूँ, उसके बाद उनको भी देख लूँगा। पहले जो बड़ी था वो वीक सेक्टर 20 के अलावा स्ट्रॉन्ग सेक्टर 20 के ऊपर भी अटैक करता था, लेकिन
ऑलरेडी ये जो प्लान है ये इतना अच्छे से वर्क नहीं करता था, और इस प्लान को फॉलो करते करते ये जो बड़ी था इसको लेवल 4 के ऊपर पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग गया था। और इस वक्त जो बड़ी था वो ऑलरेडी पैनिकल लेवल 4 के ऊपर था, और उसे बस कुछ सेक्टर बीस्ट और खाने थे। जो बड़ी था वो लेवल 5 के ऊपर पहुंच जाता, और एक बार अगर बड़ी लेवल 5 के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसे वो बाकी के जितने भी सेक्टर बीच है जो कि लेवल 4 के ऊपर है उनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उन सब लोगों को मार देगा, और उन सब लोगों को खाने के बाद वो पैनिकल लेवल 5 या फिर 6 लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा और फाइनल किंग बन जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं पहले भी स्ट्रांग था, और मैं अब भी स्ट्रांग हूँ, और मैं हमेशा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट ही रहूँगा, तो वो मेरे से कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। इसी के बाद जो बड़ी होता है वो अपने नाखूनों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा कर लेता है, और वो अपने सामने खड़े उस सेक्टर 20 को जस्ट 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला था। तभी अचानक से वो जो सामने वाला सेक्टर 20 होता है वो तुरंत अपनी बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर भागने लग जाता है। वही बड़ी भी सेम टेक्निक को यूज़ करता है और उसे पीछे से पकड़ने लग जाता है। इसके अलावा वो जो सामने वाला सेक्टर 20 था वो सेक्टर लाइट पैसेज को यूज़ करने वाला था, लेकिन जब वो सेक्टर लाइट पैसेज को यूज़ कर रहा होता है तो बड़ी उसके सेक्टर लाइट पैसेज को रोक लेता है। गाइस एक्चुअल में जो फाइट थी ये 2 सेक्टर 20 के बीच में हो रही थी, तो जो सेक्टर 20 है वो एक दूसरे का सेक्टर लाइट पैसेज को रोक सकता है अगर वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हो तो। इवन अगर वो जो सेक्टर 20 था वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर भी पाता, उसके बाद भी इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता, और वो कुत्ते से बदतर मौत मरता। इसी के साथ इन लोगों के हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर जो दूसरा सेक्टर 20 था वो बार बार अपने बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा था और वापस से रिफॉर्म हो जा रहा था, और वही बड़ी भी उसके पीछे पीछे यही सारी सेम टेक्निक से यूज़ कर रहा था, और उसे लगातार चोट पहुंचाया जा रहा था और उसे घायल करता जा रहा था, और उसकी एनर्जीज़ को भी ख़त्म करते जा रहा था। और इसी के साथ एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ब्लडी लाइट जो होती है वो सेक्टर 20 बड़ी के हाथों के अंदर चमकती है, और उसकी क्लॉज काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उसके जो क्लॉज होते हैं वो काक चियोंग के चेस्ट को पूरी तरीके से छेद देते हैं। कहीं स्क्वा चोंग उस दूसरे सेक्टर 20 का नाम था, और उसके पूरे चेस्ट को छेदने के बाद उसकी छाती के अंदर हम लोगों को उसका सेक्टर देखने के लिए मिल सकता था, जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। काचा पूरी तरीके से दर्द से तड़प रहा था, और इसके अलावा वो ऑलरेडी अपनी एबिलिटी टू रेजिस्ट पूरी तरीके से खो चुका था, और वो बस इस वक्त ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था। मरते वक्त सेक्टर 20 बड़ी को बदुआएं दे रहा होता है, और वो कहता है कि बड़ी तुम अपने लेवल के लोगों के साथ लड़ सकते थे, तुम चाहते तो तुम मोही और बाकी पावरफुल वंस के साथ लड़ सकते थे, लेकिन तुमने मुझे चुना, एक कमज़ोर सेक्टर 20 को। सच्ची में तुम पे लालत है, तुम भी किसी दिन इसी तरीके से मारे जाओगे तुम्हारे इस पागलपन की वजह से। बड़ी ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो क्वांचा था उसका एक सर सीधा धड़ से अलग कर देता है, और उसको चबा चबा के निगलने लग जाता है, और इसी के साथ धीरे धीरे करके वो पूरी के पूरे सेक्टर 20 को खा जाता है। क्वांचा को खाने के बाद जो सेक्टर 20 बड़ी है वो 2 सेकंड के लिए रुका ही था, तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई और सेक्टर 20 भी है जो कि अच्छा खासा उसका टारगेट बन सकता है। और उसी के बाद जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो उस सेक्टर 20 को अपना टारगेट बनाने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और जहाँ से उसे वो सेक्टर 20 फील हुआ था उसी डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उस सेक्टर 20 को भी मारने के बाद जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो वापस से एक दूसरे सेक्टर 20 के पीछे भागने लग जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो उस सेक्टर 20 को भी मार देता है। और एट द एंड जो सेक्टर 20 होता है उसे बस एक सेक्टर 20 को और खाना होता है, जिसके बाद वो फाइनली लेवल 5 के ऊपर पहुंचने वाला था। जो बड़ी था उसके आंखों के अंदर हम लोग को एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी। वही जो दूसरी तरफ जो लू फेंग था जो कि इस वक्त सेक्टर 20 बड़ी को ढूंढ रहा था, लू फेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि जो सेक्टर 20 बड़ी था उसकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी, और इसकी ये बदलती लोकेशन के कारण लू फेंग उसको एक जगह पे ट्रेस नहीं कर पा रहा था, और ना ही उसकी लोकेशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पा रहा था। लू फेंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर सकता, न तो मैं बाकी के सेक्टर 20 के द्वारा एक्सपोज हो सकता हूँ, मुझे एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। वही जो मोरुशा होता है वो लू फेंग को एक मैसेज देता है। वो कहता है कि मास्टर, इस वक्त जितने भी सेक्टर 20 है, जब से उन लोगों को बताया कि मैं आपके साथ मिल चुका हूँ, तो उसके बाद उन लोगों ने अपनी इवोल्यूशन की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया है। नॉर्मली ये सारी जो सेक्टर 20 होता है ये बस महीने में एक आध बार हंट करते हैं, और बाकी टाइम ये रिलैक्स रहता है, लेकिन अभी इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और इसी तरीके से जो बड़ी है वो भी कॉन्स्टेंटली अपनी
जो प्रेज है या फिर जो शिकार है उन्हें बदलते जा रहा है, और वो जिस भी डायरेक्शन के अंदर जाता है वहाँ के जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं वो बड़ी से डरने लग जाते हैं और सारे के सारे सेक्टर बीस्ट इधर से उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतने सारे सेक्टर बीस्ट है, इसलिए बड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी अपना शिकार बदलने के लिए। लो फैंग सेक्टर बीस मरुशा से कहता है कि बड़ी की लोकेशन थोड़ी अच्छी से मार्क करने की कोशिश करो। वही सेक्टर बीस मरुशा हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। जो लो फैंग था वो ऑलरेडी जानता था कि जो बड़ी है वो इस वक्त शिकार कर रहा है, वो लगातार शिकार कर रहा है, लेकिन लो फैंग उसके रुकने का वेट नहीं कर सकता था। लो फैंग को डर था कि कहीं जो बड़ी है वो लेवल 5 के ऊपर पहुंच गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लो फैंग था वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो बड़ी है वो लेवल 5 के ऊपर चले जाए, इसलिए लो फैंग एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं देता और कंटिन्यूसली बड़ी के डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता रहता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस वक्त लो फैंग है वो बड़ी के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बड़ी अभी भी लेवल 4 के ऊपर है, वो 5th स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचा। वही दूसरी तरफ जो लो फैंग है वो एक ट्रू गॉड है और ऑर्डिनरी ट्रू गॉड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा वही दूसरी तरफ जो लो फैंग था उसे एक एक कदम काफ़ी ज़्यादा फूक फूक के रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो लगातार अपने आप को टेलीपोर्ट कर रहा था। और आसपास के जो सेक्टर बीस्ट है अगर उन्हें लो फैंग के टेलीपोर्टेशन रिपल्स फील हो गए तो उन्हें शक होता, और जिस तरीके से पहले स्टार्टिंग में एक सेक्टर बीस को शक हुआ था उसी तरीके से अभी तक काफ़ी सारे सेक्टर बीस को शक हो चुका था। लो फैंग फिलहाल के टाइम के लिए एक जगह के ऊपर रुक चुका था, क्योंकि जो बड़ी था वो इस वक्त लो फैंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लो फैंग उस जगह पे छुप चुका था। लो फैंग सोच रहा था कि जैसी जो बड़ी है वो उस तक करीब पहुंचेगा उसी के बाद लो फैंग उसके ऊपर अटैक कर देगा। वक्त बीतता रहता है और जो मुरुशा था वो इस वक्त लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर जितने भी सेक्टर बीस्ट है उन सारे सेक्टर बीस्ट की लोकेशंस और उनके मूवमेंट के बारे में लो फैंग को तुरंत हर एक पल इन्फॉर्म करता जा रहा था। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 3 महीने बीत जाते हैं। जो लो फैंग था वो लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर एक जगह पे था, उसके ठीक सामने जो सेक्टर बीस्ट बड़ी था वो एक स्ट्रेंज माउंटेन के टॉप के ऊपर बैठा हुआ था, और साथ ही साथ उसके हाथों के अंदर एक अलग ही पावर देखने के लिए मिल सकती थी। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी के अंदर से एक डार्क कलर की एनर्जी बाहर आ रही थी। ये एंडलेस डार्क मिट्स ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जो सेक्टर बीस्ट है उसके हाथों के अंदर कोई स्पेशल टाइप की पावर्स हो। इसी के बाद उसके आसपास जितनी भी एनर्जीज होती है वो सारी की सारी उसके बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण जो सेक्टर बीस मुरुशा था वो इस वक्त एक हार्ट की तरह नज़र आ रहा था। जिस तरीके से एक दिल जो होता है वो धड़कता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसी तरीके से जो सेक्टर बीस मुरुशा था उसकी भी पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही थी। वही दूसरी तरफ जो लो फैंग था वो ऑलरेडी नोटिस कर चुका था कि इस वक्त जो सेक्टर बीस मुरुशा है वो ऑलरेडी मूव करना रुक चुका है। और इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो लो फैंग और उस सेक्टर बीस मुरुशा के बीच में लगभग आधे दिन की दूरी थी। वही जहाँ पे लो फैंग अपनी फास्टेस्ट स्पीड के अंदर बड़ी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरी तरफ जो बड़ी था वो आसपास की ब्लैक कलर की मिस्ट को लगातार अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करती जा रहा था। एंड धीरे धीरे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ब्लडी कलर की लाइट जो कि सेक्टर बीस जो बड़ी था उसको लगातार कवर करती जा रही थी। इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग 1 से 2 घंटे बीत जाता है, और जो सेक्टर बीस बड़ी था वो लगातार इन्हीं सारी हरकतों को कंटिन्यू रखता है। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ब्लडी लाइट उसको पूरी तरीके से सराउंड कर जाती है। जो ब्लडी लाइट थी वो लगातार उसकी डार्क कलर की स्किन के साथ मिलती जा रही थी, और उसकी बॉडी के ऊपर रेड कलर के कुछ पैटर्न्स बन रहे थे। एंड कुछ इसी तरीके से पूरे टाइम के बाद ये जो सेक्टर बीस था उसकी पूरी बॉडी के ऊपर रेड कलर के थ्रेड्स आ चुके थे, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कुछ नर्व जैसे दिख रहे थे। वही दूसरी तरफ जो सेक्टर बीस था वो काफ़ी ज़्यादा खुश देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि फाइनली वो लेवल 5 के ऊपर पहुंच चुका था। जो सेक्टर बीस मुरुशा था वो लेवल 5 के ऊपर पहुंचने के बाद इसलिए इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि इसके बाद अभी उसे किसी भी दूसरे सेक्टर बीस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा वो सोचता था कि वो लेवल 5 के ऊपर आने के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल तो हो ही चुका है कि वो लो फैंग से इस वक्त थोड़ा थोड़ा डील कर पाए। वही जो सेक्टर बीस बड़ी था वो जब 5th लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि वो पहले से ही सारे सेक्टर बीस से आगे चल रहा था और वो अभी 5th लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली मोही और क्यूही इन सारे सेक्टर बीस से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इस वक्त जो सेक्टर बीस मुरुशा था वो बिना वक्त बर्बाद किए अपने दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ रहा था, मतलब वो मोही की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कि डेफिनेटली उसके लिए एक खतरा ज़रूर बन सकता था। भले ही जो मोही था वो अभी भी लेवल 4 के ऊपर था और सेक्टर बीस मुरुशा टू से बड़ी ऑलरेडी वो 5th लेवल के ऊपर पहुंच चुका था।
अपने आप को टेलीपोर्ट कर ही रहा होता है सर्टन डायरेक्शन के अंदर, तभी एकदम से उसे कुछ फील होता है, उसके आसपास का स्पेस चेंज हो जाता है और एकदम से उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से सील हो जाती है। लोगों को एक रॉक देखने के लिए मिलता है जो कि नियर बाई स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहा था, और इसी के बाद वो जो रॉक होता है वो धीरे धीरे करके एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। और एट द एंड ये लू फेंग होता है। लू फेंग कहता है कि टू लेट, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन स्टिल मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए लगभग शायद से 5 मिनट तो लगने ही वाले हैं। और जब लू फेंग अपना ह्यूमन फॉर्म ले रहा था एक रॉक से, तो जो लू फेंग था वो एक गॉड की तरह नज़र आ रहा था। उसकी बैक के ऊपर से उसकी जो सिल्वर आर्मर और विंग्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बाहर एकदम से खुल के आ जाता है। वही जो बड़ी था वो लगभग लू फेंग के एनर्जी रिपल्स को पहचानते हुए एक चीज़ तो क्लियर कर चुका था कि ये कोई नहीं, ये कोई बाहर का क्रिएचर है। और इसके अलावा इसको लू फेंग के ऊपर इसलिए शक गया था क्योंकि बड़ी एकदम सेक्टर 20 नेस्ट के हार्ट के कोर के अंदर है, और इस जगह पे जो कोई भी अगर बाहर का क्रिएचर आएगा वो डेफिनेटली इस जगह तक नहीं पहुंच सकता, सिवाय अगर वो कोई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर हो, जैसे कि मिल्की वे ऑडी लीडर, जिसने ऑलरेडी इन सेक्टर 20 के नाक के अंदर दम करके रखा है। तो सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में ये आता है, और दूसरा थॉट आता है कि अगर इस पर्सन को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, उसके बाद भी ये मेरे पीछे आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इस बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ये ज़रूर ये बंदा जो है आउटसाइड वर्ल्ड से ही है। और कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो सेक्टर 20 बड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता है। इस वक्त जो लू फेंग था वो सेक्टर 20 बड़ी को एक शिप की तरह देख रहा था, मतलब जैसे कि एक कोई भी इंसान या फिर कोई भी जानवर अपने शिकार की तरफ देखता है, ठीक उसी नज़रों से लू फेंग इस वक्त सेक्टर 20 बड़ी को देख रहा था। जो बड़ी था वो ऑलरेडी लू फेंग की पावर्स को फील करते हुए बता सकता था कि जो लू फेंग है वो कोई और नॉर्मल क्रिएचर तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो बड़ी तक पहुंच पाया तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो डेफिनेटली ये मिल्की वे ऑडी लीडर ही होगा। इसलिए वो सबसे पहले लू फेंग की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम ही हो उस पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के नंबर 1 लीडर, मिल्की वे ऑडी लीडर? वही जो लू फेंग होता है वो बड़ी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि बड़ी, तुम मेरे बारे में जानते हो? तभी जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो बोलता है, तुम वही हो ज़रूर मोरूशा, उस मोरूशा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया होगा, और उसी की मदद से तुम लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर इस जगह तक पहुँच पाए। तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो कि लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर तुमने किसी दूसरे सेक्टर 20 को टारगेट नहीं किया और तुम डायरेक्टली मुझे मारने के लिए आ गए, ताकि मैं तुम्हारा टारगेट हूँ शायद से। लेकिन एक चीज़ जान लो, वैसे तो मैंने तुम्हें फ्यूचर के अंदर मारने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पे आ ही चुके हो खुद ही मरने के लिए, तो इस चीज़ के लिए तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। लू फेंग होता है वो सेक्टर 20 बड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मरने वाला है तो वो तुम हो, और अगर इस वक्त कोई मारने वाला पर्सन है तो डेफिनेटली मैं ही हूँ। जो लू फेंग होता है वो इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा अपने समय नहीं गवाता और वो ज़्यादा विचार विलुप्त नहीं करता। जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा कामली एक जगह पे खड़े होते हुए डुआंग मी की जो 3rd वॉल्यूम थी उसको परफॉर्म करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी एनर्जीज को बढ़ा रहा था। जो लू फेंग होता है वो सडनली अपनी जो शिविंग्स होती है उनकी इंग्रेविंग को ट्रिगर कर लेता है 3rd लेवल की, और ऑफ सडन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक जो सेवरल स्क्वायर लाइट ईयर्स का एरिया होता है वो पूरी तरीके से एक वाइट कलर के लाइट्स की तो पूरी तरह ढक चुका था। ये और कुछ नहीं है 1/3 ऑफ वॉट स्पेस था। एंड इसी के साथ साथ जो लू फेंग होता है वो अपने स्टार टावर को भी बाहर निकाल देता है और साथ ही साथ उसका बेसमेंट भी ओपन कर देता है। वही दूसरी तरफ जो बड़ी होता है वो सडनली इन सारी चेंजेस को नोटिस करता है, जिसके बाद वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, क्या तुम जोकर हो? ये क्या मजाक लगा के रखा है करके? क्या सच्ची में तुम्हें लगता है कि तुम इतने छोटे से मुंह के साथ मुझे यानी कि मोरूशा को रोक पाओगे? वही जहाँ पे एक तरफ जो लू फेंग था उसने 1/3 ऑफ वाइट स्पेस और उसके अलावा लू फेंग ने बाकी के ट्रेजर्स और डोमेन टाइप ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया था, वही दूसरी तरफ जो सेक्टर 20 मोरूशा था, आई मीन टू से बड़ी था, ये जब लू फेंग की पावर्स तो दिखता है तो ये थोड़ा सा इम्प्रेस ज़रूर होता है। जिसके बाद ये कहता है कि तुम अभी क्या कर लोगे? वही जो लू फेंग के बॉडी के अंदर से जो गोल्डन कलर की लाइट निकल रही थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो आराम से किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकती थी। सामने वाले साइड से जो बड़ी था वो भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था, और इसके अलावा जब वो देखता है कि लू फेंग 1/3 ऑफ वाइट स्पेस का यूज़ कर रहा है तो वो अपनी एक टेक्निक को स्प्लाइस करता है या फिर एक टेक्निक को यूज़ करता है। और जो टेक्निक है ये कोई ग्रेविटी वाली कोई टेक्निक नहीं, ये एक नॉर्मल टेक्निक की तरह टेक्निक है। वही एक तरफ जो सेक्टर 20 बड़ी था
वो रियली काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था कि वो लेवल 5 के ऊपर पहुंच गया। और वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो परेशान हो चुका था कि वो किस तरीके से इस सेक्टर लाइट डोमेन के साथ जूझने वाला है। वही जो लू फेंग था, जब वो इस सेक्टर बेस्ड बॉडी का ये पार्ट देखता है, डिस्ट्रक्शन एक तरीके का डोमेन था, कुछ जो डोमेन जैसा, और जो डोमेन था ये पूरी तरीके से लू फेंग के डोमेन को सप्रेस करने लग चुका था। जो लू फेंग का डोमेन था वो इसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। वही जो सेक्टर बेस्ड बॉडी होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है कि नो वंडर, तुम पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन की नंबर 1 ग्रेटेड बींग्स हो, और तुम्हें इस चीज़ का भी तुमने कंक्लूजन लगा लिया था कि मैं लेवल 5 के ऊपर पहुँचने वाला हूँ। और ये कंक्लूजन तुमने रियली काफ़ी ज़्यादा सेम एग्जैक्ट कंक्लूजन लगाया है। जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इंडीड लेवल 5 के ऊपर पहुंच चुका हूँ और इस वक्त तुम बस अपनी जान देने के लिए आए हो। मतलब ये तुम्हारे लिए टोटली एक सुसाइडल जैसा है। और रही बात तुम्हारी ये स्पेस एंड टाइम स्किल की, तो ये मेरे सेक्टर लाइट डोमेन के सामने कुछ भी नहीं है करके। लेकिन एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर बेस बड़ी होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टन रह जाता है लू फेंग की तरफ देखते हुए, क्योंकि लू फेंग के हाथों के अंदर हम लोगों को एक पिरल देखने के लिए मिल सकता था जिसके अंदर से काफ़ी सारी बर्निंग गोल्डी पावर्स बाहर आते जा रही थी। और ये धीरे धीरे करके लू फेंग के बॉडी के साथ इन्फ्यूज करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और माइटी गोल्डन कलर की वेव्स को क्रिएट कर रही थी। और जैसे जो लू फेंग था उसने अपने इस स्पिरल का यूज़ किया था, इसके अंदर से निकलने वाली जो लाइट थी वो लू फेंग के 1/3 ऑफ वाइट स्पेस के साथ मिल चुकी थी, जिसके कारण एकदम से जो लू फेंग का 1/3 ऑफ वाइट स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद जो सेक्टर बीस्ट होता है, जो सेक्टर बीस्ट था उसकी जो डोमेन थी वो पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो गई थी एक तरीके से। भले ही वो जो डोमेन है उसकी काफ़ी सी थिन सी लेयर बची हो जिसने बस इस वक्त ये जो राक्षस है, मतलब जो सेक्टर बीस्ट बड़ी है, उसे घेर के रखा था। लेकिन उसके अलावा उसकी जो पावर थी वो उसे बेफजूल के अंदर खर्च नहीं करना चाहता था। लू फेंग की पावर की वजह से जो सेक्टर 20 बड़ी था उसका जो डोमेन था वो पूरी तरीके से गायब सा हो गया था। उसका डोमेन अभी बस उसके पाव के आसपास के एरिया के अंदर ही रह गया था। ये काफ़ी ज़्यादा पतली सी शील्ड थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि इस शील्ड ने काफ़ी सारे अटैक्स को रोक के रखा था। एंड आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिस पिरल का इस्तेमाल लू फेंग ने किया उसे गोल्डन पर्ल भी कहता है या फिर पर्ल ऑफ द गोल्डन ओशन। इस चीज़ को लू फेंग ने वर्ल्ड ऑफ जिन से लाया था और ये एक मशीन टाइप का वैल्यूएबल है। ये जो वैल्यूएबल है ये ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के वॉरियर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लू फेंग है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी ट्रू गॉड तो नहीं है, इसलिए जो लू फेंग है वो ट्रू गॉड लेवल के ऊपर होने के बाद भी इस ट्रेजर का इस्तेमाल कर पा रहा है। गाइस, आज का ये जो एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग डायरेक्टली फ़ाइट कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद इसके अंदर डायरेक्टली लू फेंग और मोरोशा की फ़ाइट होने वाली है। और उसके बाद लू फेंग बाकी सारे सेक्टर 20 के साथ फाइट करेगा। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है ये आपको पूरी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अभी मैं सेक्टर पीरियड को और ज़्यादा लंबा तो करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा वीडियो लेट करूं, और काफ़ी सारे लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे। सो मैं इस वीडियो को अभी डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो गाइस फिर मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और किसी को ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो सुपर थैंक्स कर देना। मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।